बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल कॉलिजन्स को लेकर के। हमने 1 डायमेंशनल हेड ऑन कॉलिजन्स के सारे केसेस को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। 1 डायमेंशनल हेड ऑन कॉलिजन के केस में क्या हुआ करता था कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों ऑब्जेक्ट की बिफोर द कॉलिजन, वही वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन मेंटेन रहती थी। लेकिन रियल लाइफ केसेस में ऐसे बहुत सारे केस है जहां जो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शंस होता है वो कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी का डायरेक्शंस होता है उससे अलग होता है। जैसे कि आप बिलियार्ड बॉल को कोलाइड करते हुए देखे होंगे जब कोई प्लेयर उसको खेलता है, या कैरम बोर्ड पे जब स्ट्राइकर किसी भी गोटी को स्ट्राइक करता है, तो उन सभी केसेस में आपने देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में स्ट्राइकर का मोशन होता है उससे अलग डायरेक्शन में गोटी डिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारे जो कॉलिजन्स होते हैं वो एक्चुअली आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये 2 डायमेंशनल कॉलिजन क्यों बन जाता है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता था कि जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था और जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे जो उनका लाइन ऑफ इंपल्स होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स जो होता है, उसके बीच में कोई एंगल नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इसलिए आफ्टर द कॉलिजन वो सेम एंगल पे जो बिफोर था वो कोलाइड करके निकल जाते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल या ऑब्लिक कॉलिजन के केस में क्या होता है कि किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है जस्ट बिफोर द कॉलिजन, और जब वो कोलाइड करते हैं उस समय जो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स होता है उसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होता है, और इसी एंगल के वजह से ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, अलग डायरेक्शन पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए इन्हीं सभी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आप यहाँ एक जनरल केस देख रहे हैं। इस केस में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसका मास m2 है और वो u2 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे अप्रोच कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑफ कोर्स एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे जाकर के कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जब आप देख रहे हैं कैचेस कि ये 2 ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो अगर इन लार्ज व्यू में आप पिक्चर को नोटिस करें तो कुछ ऐसा मूवमेंट आएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो ये आ गया यहाँ, ये m1 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट m2 ऐसे जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉलिजन ऐसा होगा और जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा वो ये होगा। दिस विल बी द कॉन्टेक्ट सरफेस। जब कॉलिजन के वक्त कॉन्टेक्ट सरफेस कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि जब इम्पैक्ट होता है उस मोमेंट पे क्या होता है, इंपल्सिव फोर्सेस 2 बॉल एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इंपल्सिव फोर्सेस किस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। मतलब m2 इस ऑब्जेक्ट पे, सॉरी ये m1 है तो m1 इस ऑब्जेक्ट पे m2 पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, और ये इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा जब कॉलिजन की घटना होगी। तो ये जो लाइन है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इंपल्सिव फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ इंपैक्ट, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैचेस कि जब कॉलिजन होता है तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग फोर्सेस एक्ट होते हैं। इसीलिए आप अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो तो उसका मोमेंटम ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो नेचुरली इसका मोमेंटम चेंज होगा। या इस ऑब्जेक्ट पे जो एफ फोर्स है एक्सटर्नली जो ये ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है वो इधर की ओर कर रहा है। तो आप ये समझ जाएं कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, लाइन ऑफ इंपल्स या लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इन दोनों ऑब्जेक्ट पे इंडिविजुअली फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करेगा। और अगर मास कांस्टेंट है, मतलब कॉलिजन के दौरान मास न तो डिक्रीज हो रहा है न इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो ऑफ कोर्स चेंज करेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों ब्लॉक को M1 और ये जो M2 है इसको एक सिस्टम ले लोगे तो नेट फोर्सेस हमारे इस सिस्टम पे क्या ऐड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ ये कह रहा है। मतलब नेट फोर्सेस कोलिजन के वक्त इन दोनों बॉल पे जीरो लगेगा और इसीलिए वेट फोर्सेस जीरो लगने की वजह से क्या होगा, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मतलब क्या, तो M1 प्लस M2 दोनों इंक्लूड कर लो, विल बी कंजर्व, ठीक है, कंजर्व्ड along the line of impact, along the line ऑफ इम्पैक्ट। देखो अब मैं जैसे लिख दिया along the line of impact, तो आप अब बताओ ना, फोर्सेस तो केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के along लग रहा था, आपका मन होगा तो आप नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी सिस्टम का मोमेंटम निकाल सकते हो और ऑफ कोर्स उस डायरेक्शन में कोई फोर्सेस एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल मोमेंटम नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कांस्टेंट रहेगा, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, चूंकि मास बदल ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है आपको, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक जो स्पेशल केस ये है कि अगर आप नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल मोमेंटम है अलोंग द नॉर्मल, मतलब ये जो लाइन है नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कंटेंट जो है, इसके अलोंग मोमेंटम क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट का नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं चेंज होगा। हाँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि उस पर इंडिविजुअली इंपल्सिव फोर्स ऐड कर रहे हैं। तो ये बातें थी थ्योरी की। अब चलो इस केसेस को जब आप एनालिसिस करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, तो U1 हमने क्या माना है कि जो इनिशियली जो इस ऑब्जेक्ट का मोशन है वो इसको मैंने एक्स एक्सिस माना है और इसके परपेंडिकुलर को हमने वाई एक्सिस माना है। और मोमेंटम कंजर्वेशन हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, m1 u1, और इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग देखो, तो ये देखो ये जो एंगल है ये वेलोसिटी u2 से जा रहा है, तो u2 का दो कंपोनेंट होगा, ये एंगल यहाँ थीटा है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो गया u2 cos ऑफ थीटा और ये हो गया u2 साइन ऑफ थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट का M2 ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो गया u2 cos थीटा, मास हो गया m2, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग m2 u2 cos ऑफ थीटा। ये हो गया हमारे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब देखो दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी है, ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, इसलिए ये हो जाएगा v1 cos ऑफ थीटा 1, और ये जो एक्सिस है ये क्या हो जाएगा, तो v1 साइन ऑफ थीटा 1। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर है, हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो ये देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा 2 है, इसलिए ये हो जाएगा v2 cos ऑफ थीटा 2 और ये हो जाएगा v2 साइन ऑफ थीटा 2। तो एक्स एक्सिस के अलावा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, v1 cos ऑफ थीटा 1 इंटू m1 इंटू v1 cos ऑफ थीटा 1, और इसका अगर m2 ऑब्जेक्ट का लोगे तो क्या लोगे, m2 इंटू v2 cos ऑफ थीटा 2। तो ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अप्लाई किया। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, क्या किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, सिस्टम पे। अब मैं अप्लाई करता हूं इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस क्या अप्लाई कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस के अलोंग क्या मोमेंटम है, क्योंकि ये तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है तो नेचुरली इसका वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मोमेंटम हो गया 0 प्लस
इस ऑब्जेक्ट का देखो तो y एक्सिस के अलोंग है u2 sin थीटा, इसकी वेलोसिटी है y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग इसकी क्या वेलोसिटी है, तो u2 sin थीटा, ये है इसकी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग। इसलिए आप लिख सकते हो यहां से क्या चीज, तो m2 u2, ठीक है, sin थीटा, और दिस इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट का y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, v1 sin थीटा, तो m1 v1 sin थीटा 1, ठीक है, ये sin थीटा 1 है, ओके, और प्लस इस ऑब्जेक्ट का y एक्सिस के अलोंग क्या है, v2 sin थीटा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, माइनस y एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और ये m2 v2 sin थीटा 2, ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तो आपने दो इक्वेशंस निकाल लिए। तीसरा इक्वेशन, क्योंकि अननोन कितने हैं, आपका पर्पस क्या है यार, आपका पर्पस ये है कि आप ये बता पाओ कि कितने एंगल पे कोलिजन के बाद डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब आपके पास ये कंसेप्ट होने चाहिए जिससे आप बता पाओ कि थीटा 1 की कितनी वैल्यू होगी भाई, थीटा 2 की कितनी वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 2, साथ में आप ये भी बता पाओ कि v1 की कितनी वैल्यू होगी, v2 की कितनी होगी। इतने 4 वेरिएबल है आपके पास 4 वेरिएबल है, अभी तो आप दो ही इक्वेशंस पे अटके हो, तो तीसरा और चौथा की कहानी कैसे स्टार्ट होगी। तो देखो, दो इक्वेशंस तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने आपको दे दिया, और ये जो इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो किसी भी कोलिजन के केस में अप्लाई होगा, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे वो इनइलास्टिक हो, या चाहे वो पार्शियली इनइलास्टिक हो, ये तीनों केसेस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होंगे ही होंगे। अब बचती है बात कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये पार्शियली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या इलास्टिक है, किस तरह का कोलिजन है भाई, ये सिंपल सा बात देखो, ये दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड किया उसके बाद अगर ये सेम वेलोसिटी से चला जाता तो आप क्या बोलते कि ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। क्यों? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब डिफॉर्म होते हैं तो चूंकि वो इनइलास्टिक है, वो अपना जो है सो शेप रिगेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे जब उनका सेम वेलोसिटी हो जाता है तो वो उसी दिशा में दोनों ऑब्जेक्ट चिपक करके चलने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट सेपरेट हो रहे हैं। अब अगर सेपरेट हो रहे हैं तो दो केसेस हो सकता है, या तो ये कोलिजन हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, या तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा, या नहीं तो ये पार्शियली इनइलास्टिक होगा, पार्शियली इनइलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट सेपरेट होंगे, फर्क इतना ही है कि अगर ये इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। लेकिन अगर ये पार्शियली इनइलास्टिक है, इसकी कहानी क्या है कि पार्शियली इलास्टिक है मतलब क्या है कि डिफॉर्म तो मैक्सिमम हुआ, उसके बाद इसमें रिफॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन पूरा का पूरा जो डिफॉर्मेशन है वो आपका नहीं मतलब कन्वर्ट हो पाया काइनेटिक एनर्जी, मतलब बॉडी ने अपने पूरे डिफॉर्मेशन को नहीं गेन किया। पूरे डिफॉर्मेशन में कहने का मतलब कि बॉडी जब डिफॉर्म होता है तो उसके बाद वो ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, और जब पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन बच ही जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वो। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारा उस केस में कंजर्व रहेगा नहीं, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा नहीं तो ये जो इक्वेशन ये देने वाला था इलास्टिक कोलिजन के केस में, वो पार्शियली इलास्टिक के केस में अप्लाई नहीं होगा। तो उसको हम लोग इससे पहले देखें। अब जरा पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के केस में, ये इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को समझ ले। देखिए यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ देखो इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंपली हाफ m1 u1 पे स्क्वायर, ठीक है, u1 वेलोसिटी है, मास m1 है। उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m2 u2 पे स्क्वायर। कोई मतलब नहीं है कि थीटा एंगल से अप्रोच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मोमेंटम को मतलब था, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ m2 u2 स्क्वायर है। ये अगर इसी के अलग मोशन में रहता तो भी बात वही होती। उसी तरह से इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ये हो जाएगा हाफ
m1 v1 पे स्क्वायर और इसका हाफ m2 v2 पे स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली एक इक्वेशन होगा, क्या चीज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, हाफ m1 u1 पे स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 पे स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v1 पे स्क्वायर जो हाफ m2 इंटू वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट m2 v2 पे स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हुआ ये इक्वेशन 3 हो गया। तो तीन इक्वेशन आपको, ये क्या है, ये जब आपका कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो ये तीन इक्वेशन आपको मिल गए भाई। लेकिन आपके पास वेरिएबल 4 है तो आप ये समझ जाएं कि कहीं ना कहीं आपको एक वेरिएबल जो है एक्सपेरिमेंटली पता करना पड़ेगा कि कोलिजन के बाद किस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, या कोई भी एक पैरामीटर आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा, या प्रॉब्लम्स वगैरह में तो आपको वो मेंशन कर दिया रहेगा। तो इन तीन इक्वेशंस का इस्तेमाल करोगे और आप सवाल बना लोगे। वो सवाल जो होगा वो इलास्टिक कोलिजन का होगा। लेकिन अगर यही कोलिजन आपका इनइलास्टिक होता, इनइलास्टिक होने का मतलब कि कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी बॉडी के डिफॉर्मेशन में रह ही गई आफ्टर कोलिजन, तो डिफॉर्म ऑब्जेक्ट ही सेपरेट हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, तो उस केसेस में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप नहीं अप्लाई करोगे। तो आप क्या अप्लाई करोगे, उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। भैया न्यूटन, आपने हेड ऑन कोलिजन के केस में देखा है ना, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन के केस में आपने एक टर्म डिफाइन किया था ई, जिसको हम लोग बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन जो क्या हुआ करता था, तो वो होता था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय relative velocity of approach before collision। ये हुआ करता था कब, जब आप वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन की बात करते थे, जिसमें आपका दो ऑब्जेक्ट हुआ करता था, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये मास सपोज करो m1 है, ये m2 है, इन दोनों ने यहाँ पे कोलिजन किया, क्योंकि आपको u1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन u2 है, तो कहीं ना कहीं ये इसको अप्रोच कर लेगा, यहाँ कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, भागा, सेपरेट हुआ। एक ऑब्जेक्ट जो है सो आपका यहाँ से गया आपको v2 वेलोसिटी से, दूसरा ऑब्जेक्ट गया v1 वेलोसिटी से, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप लिखते थे, मतलब v2 माइनस v1, ये इक्वेशन होता था, क्या होता था, इसको v2 माइनस v1 लिखते थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या आफ्टर कोलिजन का केस है, आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय अप्रोच क्या था, तो u1 माइनस u2, ठीक है। लेकिन ये तो आप वन डायमेंशनल कोलिजन के केस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो कोलिजन हो रहा है आपका टू डायमेंशनल, मतलब कोलिजन टू डायमेंशनल क्या है, कहने का मतलब जो है सो यहाँ जो इम्पैक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स से अलग है। तो आप इस नॉर्मल इक्वेशन का इस्तेमाल करके तो झट से नहीं बना सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो देखो, जब ऑब्लिक कोलिजन होगा तो उस केस में जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो बस डेफिनेशन यही रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यहाँ लग जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये जो लाइन यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा, इसको क्या करोगे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट। इस एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, और इसी एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तब जाके आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा। तब भी आपको एक अननोन जो है सो एक्सपेरिमेंटली पता करना पड़ेगा, या प्रॉब्लम में वो मेंशन्ड होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ मेंशन्ड होगा। तो बताओ जो इस केस में ये जो कोलिजन हो रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोलिजन जो आपका यहाँ हुआ वो आपको दिख रहा है,
कैसा है? इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब निकालोगे ए की वैल्यू तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे इम्पैक्ट के मोमेंट पे गए तो कुछ ऐसा ही लार्ज व्यू आप देख रहे हो। इसमें आप देख रहे हो m1 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसा कि u1 मेंशन्ड है, यहाँ भी u1 मैंने दिखाया है, u1 इसकी वेलोसिटी है, और m2 ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो इस रेड लाइन से मैंने इसको u2 वेलोसिटी दिखाया है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं थीटा एंगल पे, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल ही है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो। हम मानते हैं, सपोज करो कि ये v2 जो है वो लाइन ऑफ, ये जो डिफ्लेक्ट हुआ v2 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से बॉल आपका डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो डिफ्लेक्ट हुआ इसको हम रिकॉइलिंग भी बोलते हैं। तो ये जो बॉल आपका v2 वेलोसिटी से रिकॉइल किया, तो ये जो v2 है ठीक यही है, ये कितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर देखो तो ये एंगल कितना था, θ2 है, मतलब ये एंगल यहाँ θ2 है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ये θ2 है। मैं मानता हूँ कि ये जो v2 है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग अल्फा एंगल बना रहा है। प्रॉब्लम्स में ये चीज़ मेंशन होगा, हम इसको α2 कर देते हैं। और दूसरा चीज़, ये जो v1 है और ये जो आपका देख रहा हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो α1 एंगल है, ठीक है। तो अब बताओ कि कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो देखो सेपरेशन कैसे निकालोगे, तो आपका वेलोसिटी हो गया कोलिजन के बाद, v1 वेलोसिटी से कोलिजन के बाद भागा, और ये ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से कोलिजन के बाद भागा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालोगे, मतलब v2 का इस लाइन ऑफ इंपल्स के अलॉन्ग प्रोजेक्शन हो, तो v2 cos α2, cos ऑफ α2, इस वेलोसिटी का इस लाइन ऑफ एक्सल के अलॉन्ग प्रोजेक्शन हो गया v2 cos α2 माइनस v1, और v1 का लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग क्या एंगल बन रहा है, θ1 प्लस α1, तो v1 cos ऑफ θ1 प्लस α1, θ प्लस α, ये क्या है θ1 प्लस α1, θ1 इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बॉल आफ्टर द कॉलिजन। तो ये समझ में आ गया, दिस इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, this is the relative velocity of the separation of object after collision along the line of impact divided by relative velocity of approach। तो approach देखो, यहाँ approach क्या होगा, u1 माइनस u2, तो ये देखो ये u1 जो है इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये u1 वेलोसिटी से था, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था आपका ये v1 था, सॉरी ये है u1, ठीक है। तो अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से जा रहा था, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ये α1 एंगल बन रहा है, तो मैं लिखूंगा u1 cos ऑफ α1 माइनस, अब देखो ये u2 जो है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल थीटा है, तो एडजेसेंट एंगल ये थीटा एंगल होगा, तो आप लिख सकते हो माइनस u2 एंड cos ऑफ थीटा प्लस θ2 प्लस α2। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशंस मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो कैसे हम इम्पैक्ट डायग्राम से निकाल सकते हैं, जो ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम में ई की वैल्यू मेंशन होगी तो इससे आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगा। तो तीन इक्वेशन, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, आप इसका इस्तेमाल करोगे, एंड विथ द टू इक्वेशंस फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड वन फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन्स। हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में भी देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट करके भी देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच गाइस।